दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हम आज बात करने वाले हैं इतिहास की सीरीज़ में प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में। ठीक है, तो समय न गंवाते हुए आप जानते हैं कि जो पुरापाषाण काल था, ये जो प्रागैतिहासिक काल है वो बांटा गया पुरापाषाण काल में और मध्य पाषाण काल में और नवपाषाण काल में। पाषाण काल तीन पार्ट हैं: पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल। कहीं कहीं नवपाषाण काल को ताम्र युग भी कहा जाता है। अब बात करते हैं इनके समय की। तो समय में अगर हम देखें तो ये है हमारा पुरापाषाण काल, ये है मध्य पाषाण काल और यहाँ रहा नवपाषाण काल या ताम्र युग। अब इसका समय आप देख रहे हैं कि ये करीब 35 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक का जो समय है वो किसका है? पुरापाषाण काल का। और 10,000 से लगा के 7 से 8,000 तक इसका समय रहा किसका? नवपाषाण काल का समय रहा। और अगर समय हम बात करते हैं नवपाषाण काल की, तो नवपाषाण काल 7 से जो 8,000 है वहाँ से लगा के 3500 ईसा पूर्व तक समय रहा नवपाषाण काल का। ये रहा हमारे समय की बात। ठीक है, और अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने योग्य है, जो है पुरापाषाण काल में इसको भी आगे 3 भागों में बांटा गया है, जिसको हम कहते हैं निम्न पुरापाषाण काल, और दूसरा है आपका मध्य पुरापाषाण काल, और तीसरा आपका है उच्च पुरापाषाण काल। तो ये चीज़ें आपको सिर्फ ध्यान रखनी है, शॉर्ट में एकदम है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो इसके हम भौतिक कारकों के आधार पर इसको हम अलग अलग बांटते हैं। ठीक है, तो जो पुरापाषाण काल है, ठीक है, पुरापाषाण काल जो है क्या पाषाण काल का एक पार्ट है। ठीक है, तो पुरापाषाण काल जिसको कहते हैं उसे अभिनूतन काल भी कहते हैं, अतिनूतन काल और अभिनूतन काल। अतिनूतन काल बोलिए या अभिनूतन काल बोलिए, और इंग्लिश में अगर बोलना है तो प्लेइस्टोसीन पीरियड इसको कहा जाता है। तो ये है इसके नाम। और इसमें क्या था कि जो मनुष्य का जो ब्रेन था, दिमाग था, उसको बांटते हैं। पहली बात तो MYA इकाई है एक, ठीक है, माप की इकाई ब्रेन की। ठीक है, कि उस समय आदमी का ब्रेन कितना था और आज कितना है। तो उस समय का जो ब्रेन का उसका कैपेसिटी था, क्षमता थी, वो थी 2.5 से लगा के 3.0 तक। ठीक है, 2.5 से 3.0 MYA, ये था उसके ब्रेन की कैपेसिटी। और अब आगे हम बात करते हैं कि देखिए, पहला जो मनुष्य का था तो ये सभी जानते हैं कि वो 4 पैरों से चलता था, और धीरे धीरे अपने आप में विकास करके आज वो इस अवस्था में पहुंचा है जहाँ पे इसका नाम होमो सैपियंस है। अब पहला था जब ये 4 पैरों से चलता था, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते थे? क्वाड्रूपेडिलिना की अवस्था। ठीक है, क्या बोलते थे? क्वाड्रूपेडिलिना की अवस्था। मतलब ये 4 पैरों वाली अवस्था है, चतुष्पदीय अवस्था है, इसको हिंदी में कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश इतना ज़रूरी नहीं है, बट थोड़ा ज़रूरी है कि जब कोई पेपर होता है तो उसमें इंग्लिश वाला ही ज़्यादा माना जाता है। कभी कभी हिंदी वाले की दिक्कत हो जाती है, तो साथ साथ में थोड़ा बहुत इंग्लिश हम पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो ये क्या था? सबसे पहले 4 पैरों पे था, फिर 2 पैरों पे वो चलना शुरू हुआ। कहीं 2 पैरों पे चला, कहीं 4 पैरों पे चला, कहीं गिरा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि वो 2 पैरों पे अंततः चलना स्टार्ट हो गया, और फिर जो आज की अवस्था है उसको प्राप्त हो गया। ठीक है, ये 4 स्टेजेस हैं। अब 4 स्टेजेस को हम अच्छे से समझ लेते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इस पहले जो अवस्था थी वो क्या थी? 4 पैरों की, जिसे बोला गया ऑस्ट्रोलोपिथेकस। क्या बोला गया? ऑस्ट्रोलोपिथेकस, जो चतुष्पदीय अवस्था थी। फिर अब उसको बोला गया होमो हैबिलिस। ठीक है, दूसरा। और जो तीसरा जो पद था उसका था होमो इरेक्टस। ये नाम आपको लिखने हैं हिंदी में भी इंग्लिश में भी आपको, ताकि याद रहे। और ये दोनों कैसी अवस्थाएं आती हैं? ये बायोपेडालिना की अवस्था है, मतलब ये द्विपदीय अवस्था है। ठीक है,
जो ज़्यादातर जो बात करते हैं यहाँ पे जो होमो हैबिलस था, ठीक है। तो होमो हैबिलस की अवस्था किस स्टेज में थी? तो पूरा पाषाण काल में मनुष्य की जो अवस्था थी वो होमो हैबिलस की अवस्था थी। ये क्वेश्चन बहुत ज़रूरी है, एक बार थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर लेते हैं इसको। ये जो पूरा पाषाण काल में है, ये अगर पूछा जाए कि पूरा पाषाण काल में मनुष्य की कौन सी अवस्था थी, तो वो आएगा होमो हैबिलस की। होमो हैबिलस जो अवस्था है वो किस काल में थी? तो पूरा पाषाण काल। इतना आपको यहाँ पे ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया होमो इरेक्टस। और फिर हम बात करते हैं चौथे स्टेज की, जो चतुर्थ अवस्था थी वो है होमो सैपियंस, जिस अवस्था में आज हम हैं, ठीक है। और ये क्या था? 3 से 5 लाख ईसा पूर्व में इस अवस्था को प्राप्त कर चुका था। तो ये भी आपको याद रखना कि 3 से 5 लाख ईसा पूर्व में होमो सैपियंस की अवस्था को मनुष्य प्राप्त कर चुका था। तो आई होप ये चारों स्टेज आपको होंगे। आप चाहो तो इसका अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब बात हम करते हैं अर्थव्यवस्था की, कि उस समय जो मनुष्य था उसकी अर्थव्यवस्था क्या थी पूरा पाषाण काल में, ठीक है। तो क्या हुआ कि अर्थव्यवस्था में पहले जो उसकी सोच थी और जो आज सोच है, उसमें बहुत सारे बीच बीच में परिवर्तन आए हैं। तो उस समय क्या था कि जो अर्थव्यवस्था थी, तो इंग्लिश में उसे हम फूड कलेक्शन इकोनॉमी बोल सकते हैं, और खाद्य संग्रहण अर्थव्यवस्था हिंदी में बोलते हैं उसे। था क्या इसमें? सबसे पहला था भाई, वहाँ पे कोई खेती तो उनको करनी आती नहीं थी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवपाषाण काल में खेती की खोज की थी उन्होंने, है ना। तो ये क्या करते थे? ये एनिमल हंटिंग, जानवरों का शिकार करते थे। फूड गैदरिंग करते थे, मतलब खाना वो अपने फ्यूचर के लिए इकट्ठा करते थे। तो खाने में इकट्ठा क्या करते थे? फूड होता था जो एक मांस टाइप का हुआ, या कोई अनाज कहीं से कुछ मिल गया तो वो ले लिए, ठीक है। लीफ होते थे, पत्तियां होती थी जो खाने योग्य होती थी। रूट है, जड़ें होती थी। तो ये इनके खाने में होता था और इसी का ये संग्रहण करते थे। तो ये था हमारा फूड कलेक्शन इकोनॉमी। और अगला पॉइंट इसमें जो आता है वो है नोमेडिज्म। नोमेडिज्म क्या होता है? खाना बदोश, मतलब आज यहाँ रहे तो कुछ किलोमीटर बाद कल वहाँ रहे, मतलब यहाँ पे रहें, पहले यहाँ की जो चीज़ें हैं उनका उपभोग कर लिया, और यहाँ की सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद वो दूसरी जगह पे चले जाते थे। जिसे खाना बदोश का ज़िंदगी बोलते थे, खाना बदोश की लाइफ बोलते थे। फूड है, फिर अगला पॉइंट आपका है फूड ली सिक्योरिटी। इसका मतलब होता है कि फूड कभी कभी तो इनको मिल जाता था, और कभी कभी खाना इनको नहीं मिलता था। इनको खाने की तलाश में काफ़ी भटकना पड़ता था, और तब जाके कहीं इनको खाना मिलता था। तो एक तरीके से टाइमली खाना इनको उस समय नहीं मिल पाता था। उसकी बहुत ज़्यादा अनियमितता थी कि वो शिकार किसी जानवर कर पाए, नहीं कर पाए, शिकार बच गया। तो इस तरीके से कि फूड इनका सुरक्षित नहीं था, ठीक है। अगला पॉइंट है इसमें था बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है? समूह होता है, कि ये लोग 25 से 30 लोगों के समूह में ही रहते थे। और रहते कहाँ थे? ये गुफाओं में रहते थे, पत्थरों के औजारों का उपयोग करते थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये जो स्टेज है इनकी कौन सी होगी? फूड कलेक्शन इकोनॉमी वाली अवस्था है, जिसको हम बोलते हैं खाद्य संग्रहण अर्थव्यवस्था। तो इसे के ये पॉइंट हैं: एनिमल हंटिंग, फूड गैदरिंग, और खाना बदोश की ज़िंदगी, और खाद्य असुरक्षा, और समूह में रहना, गुफाओं में रहना, पत्थरों के औजारों का उपयोग करना। अब बात करते हैं नवपाषाण काल में। अब पूरा पाषाण काल की बात हो गई, ठीक है। और निम्न मध्य उच्च उसकी बात अलग होगी, ठीक है, वो सब एक ही में आएगा। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल की, क्योंकि अगर हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल तो उसमें आप जानते हैं कि वो संक्रमण काल था, पुरानी और नई चीज़ें दोनों शामिल थी, तो उसको एज हम संक्रमण काल ही काउंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो अवस्था है इनकी, वो इनकी अवस्था कौन सी है? फूड कलेक्टिव इकोनॉमी। पहले क्या था? फूड कलेक्शन। पहले आपका था फूड कलेक्शन इकोनॉमी, और अब कौन सी है? फूड कलेक्टिव इकोनॉमी। इसका मतलब होता है कि खाना इकट्ठा करने वाली अर्थव्यवस्था, मतलब ये अपने फ्यूचर के लिए
खाना इकट्ठा कर सकते थे। कहीं भी किसी प्रकार की ऐसा नहीं था कि आज वो खाना मिला और शाम को नहीं मिला। तो इनको अपने खाने की व्यवस्था ये कर चुके थे। तो खाद्य, ये संग्रहण की अवस्था है, खाद्य इकट्ठा कर सकते थे। ठीक है। तो इसमें क्या था, सबसे पहला पॉइंट कि कृषि, नवपाषाण काल में कृषि की खोज हो जाने के कारण ये अपने अनाज उगा सकते थे। ठीक है। और अपने घर में स्टोर कर सकते थे। पशुओं को पालना, जानवरों को पालना शुरू कर दिया था इन लोगों ने, ताकि उनको मांस मीट मिलता रहे, दूध मिलता रहे। ठीक है। ये चीज़ें, औजारों को घिसना और पॉलिश करना। अब यहाँ पे जो इनके पास जो औजार थे उनको अच्छे से धारदार बनाना ये सीख गए थे। मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना सीख गए थे। ठीक है। अब जिनको हस्त निर्मित मृदभांड बोला जाता है, और जिसे कुम्हार के चाक के द्वारा, समझिए कि ये इस समय इस चाक का ये उपयोग करके ये चीज़ों को निर्माण करना शुरू कर। पहिए का बैलगाड़ी में प्रयोग। अब जो पहिया का आविष्कार किया था इन्होंने, उसका बैलगाड़ी में लगा करके इन्होंने अपना जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना प्रारंभ कर दिया। ठीक है। तो एक तरीके की ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी इनके पास आ गई थी नवपाषाण काल में। फिर बात होती है रहन सहन, झोपड़ियों में होने लगा। और ये गुफाओं से हट करके क्या हुआ कि ये मैदान में आके अपना झोपड़ी बना करके उसमें रहते थे। तो एक तरीके से इन्होंने अपने लिए एक ड्यूरेबल घर भी बना लिया था जो लंबे समय तक इनके साथ दे। ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी, और ये चीज़ें वही हैं जो हम आपको बता चुके हैं। नोमैडिक लाइफ टू सेडेंटरी लाइफ, मतलब वही है कि एक तरीके से जो पहले खाना बदोश की ज़िंदगी थी, उससे ये मतलब एक तरीके से रहन सहन वाली जो घर था उनका घर बना लिया, तो उस तरफ को हुई है। और खाने की बात करें तो क्या हुआ था कि इसमें थोड़ा सा पहले की अपेक्षा अब ज़्यादा खाने की सिक्योरिटी हो गई। और जब खाने की सिक्योरिटी हो गई, अब जानते जब जिसके पास खाने की सिक्योरिटी होती है, घर होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, उस समुदाय में पॉपुलेशन की ग्रोथ होती है। तो इस कारण से यहाँ पे क्या हुआ, जनसंख्या वृद्धि भी हुई। पहले ये लोग क्या करते थे, शिकार करते थे। तो कभी शिकार करने में लोगों की जान चली जाती थी। फिर एक खानाबदोश लाइफ था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, तो वहाँ पे काफ़ी ह्यूमन लॉस होता था। जो काफ़ी बूढ़े होते थे वो रास्ते को तय नहीं कर पाते थे, है ना। यहाँ पे क्या, इनको अब कहीं जाना तो है नहीं, खाना बदोश का ज़िंदगी हट करके वो कहाँ पे आ गए थे, एक हैबिचुअल लाइफ मतलब शुरू कर दिए थे कि एक जगह पर रह करके वहीं शिकार करते थे और खेती करते थे। और अब ये जानते हैं कि जब कहीं पॉपुलेशन बढ़ती है, किसी भी समुदाय की जब पॉपुलेशन बढ़ती है, तो पॉपुलेशन को नियंत्रित करने के लिए तरह तरह के नियम बनते हैं, अपराधों को कम करने के लिए नियम बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन टाइप की चीज़ें होने लगी, जैसे कि फैमिली विलेज। भाई जो झोपड़ियाँ थी वो कई लोग वहाँ पे 50 30 35 लोग तो साथ में रहते थे पहले भी। अब उन सब के घर अलग अलग हो गए, उनका परिवार बढ़ा। तो एक तरीके से पहले गांव का निर्माण किया, फिर परिवार का भी निर्माण कर लिया। परिवार में कुछ रिश्ते ऐसे बनाए, ठीक है, जिससे ज़्यादा समाज को सुरक्षा प्रदान हो। तो ये सारी चीज़ें थी नवपाषाण काल में। और आप जानते हैं जब खाना होगा तो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि जो जनसंख्या विस्फोट का पहला चरण था, जो जनसंख्या विस्फोट का पहला चरण था, वो कब हुआ था, नवपाषाण काल में हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखने की, जनसंख्या जो पहला विस्फोट हुआ कहीं, तो जैसे आप 1921 को पढ़ते हैं, है ना, विभाजन या जो भी था, तो वो आने वाले टॉपिक बताएंगे हम। तो पहला जो था जनसंख्या विस्फोट वो नवपाषाण काल में हुआ। ये आपको पॉइंट नोट करके रखना है, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, ठीक है। और अब हम बात करते हैं आगे। तो इसमें क्या है कि नवपाषाण काल की क्रांति, अब इसे क्या बोला गया, एक राइटर थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो नवपाषाण काल का जनसंख्या का विस्फोट है, तो इसको इन्होंने नवपाषाण काल की क्रांति कहा। और ये कौन थे, वी गॉर्डन चाइल्ड, ठीक है, इनका ये नाम था। इन्होंने नवपाषाण काल की क्रांति कहा था, ठीक है, नवपाषाण काल को, जो जनसंख्या विस्फोट था।
और एक तरीके से जो न्योलिथिक रिवॉल्यूशन, इसको इंग्लिश में कह सकते हैं, इन्होंने इंग्लिश में बोला होगा, ठीक है। तो ये न्योलिथिक रिवॉल्यूशन था, नवपाषाण काल की क्रांति था कि जहाँ पे जनसंख्या का इतना विस्फोट हो गया। अब बात कर लेते हैं इनके औजारों की। तो औजार में क्या था कि इनका बात औजार में हम बात औजारों को हम ज़्यादा ना पढ़ करके शॉर्ट में पढ़ेंगे कि वो किस काल में किस प्रकार का औजार करते थे। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, निम्न पुरा पाषाण काल में। तो ये निम्न पुरा पाषाण काल में जो चीज़ें यूज करते थे वो कोर टूल्स थे, ठीक है। वो यूनिफेशियल बाइफेशियल मतलब एक धारी, एक तरफ को धार और दो तरफ को धार होती थी, ठीक है। तो लगभग ये आकार था कि इस तरीके के हथियार वो यूज करते थे निम्न पुरापाषाण काल में। अब बात करते हैं मध्य पुरापाषाण काल में। तो मध्य पुरापाषाण काल में ये क्या यूज करते थे, इनका था हैंड एक्स मतलब कुल्हाड़ियों का उपयोग करने लगे थे, और जिसको हम चॉपर भी कहते हैं और चॉपिंग टूल्स भी कहते हैं इंग्लिश में। तो जो कुल्हाड़ियों का उपयोग था वो मध्य पुरापाषाण काल से शुरू हो गया था। और तीसरे नंबर पे फ्लैग टूल्स। फ्लैग टूल्स कब प्रारंभ हुआ था, तो ये था उच्च पुरापाषाण काल में, जिसका साइज लगभग ऐसा था, और इसको हम एक तरीके से फ्लैग टूल्स की संज्ञा देते हैं। इनकी जो औजार थे उनको हम फ्लैग टूल्स करके सारा एक चीज़ साथ में बोल देते हैं कि हाँ ऐसे चीज़ें थी उस समय। और फिर चौथे नंबर पे क्या आता है, मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल में जो उनकी चीज़ें थी, जो उनके औजार थे, वो ब्लेड टूल्स हो गए थे। ब्लेड कैसा होता है, पतला होता है ना, धार तेज धार होती है। तो इस तरीके से इनके औजार होने लगे मध्य पाषाण काल में, ठीक है। फिर बात आती है नवपाषाण काल में। जैसा कि अब पहले पढ़ चुके हैं कि नवपाषाण काल में क्या था कि इन्होंने अपने आप को ज़्यादा विकास कर लिया था। तो फेंक कर मारने वाले जो हथियार थे वो नवपाषाण काल में ये उन्होंने बनाना शुरू कर दिया था, ठीक है। अब देखो ये कुछ साइज हैं, ये नुकीले बनाते थे, इस तरीके से बनाते थे, जिनको एक लकड़ी का बनाते थे और उसमें उसके ऊपर ये लगा लेते थे, एक टाइप का भाला कह सकते हो आप। तो एक नवपाषाण काल में क्या था, कोई भी चीज़ है कि वो फेंक कर मारने वाला हथियार वो बनाना शुरू कर दिए थे, ठीक है। तो ये था कि इन्होंने, अब देखो ये 8 सेंटीमीटर माइक्रोलिथिक मतलब ये पत्थर का 8 सेंटीमीटर की नुकीली चीज़ बना करके लकड़ी के भाले के टाइप के आगे लगा देते थे, ठीक है। ये लकड़ी का भी होता था और हड्डियों का भी होता था, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ये औजार यूज करते थे, जिसे हम कह सकते हैं कि सूक्ष्म पाषाण या लघु पाषाण कालीन औजार, इसे हम ये संज्ञा दे सकते हैं, ठीक है। अब नंबर 6 की जब बात आती है तो उसमें क्या था, ग्राउंडेड एंड पॉलिश टूल। अब ये नवपाषाण काल में क्या थी, कुल्हाड़ियाँ थी, ठीक है। तो ये नवपाषाण काल की बात यहाँ भी हो रही है कि जो छठवें नंबर के जो इनके औजार थे वो कैसे थे, पॉलिश्ड थे, मतलब अच्छे से उनको धार दे करके बढ़िया बनाया गया था, ठीक है। आप जिसे यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार की धार यहाँ पे बनाई गई है। तो इसे हम क्या बोलते थे, न्यूलिथिक शेल बोलते थे। तो ये इनके औजारों की बात थी शॉर्ट में। तो आप देख सकते हैं कि पहले क्या था, इनका कोर टूल्स थे, और उसके बाद इनके हैंड एक्स हो गए, फिर इनके फ्लैग टूल्स हो गए, फिर ब्लेड टूल्स हो गए मध्य पाषाण काल में। नवपाषाण काल में शुरुआत हो गई फेंक कर मारने वाले हथियारों की, और उसके बाद होती है इनकी शुरुआत नवपाषाण कालीन जो थे ग्राउंडेड या पॉलिश टूल। तो इस तरीके से मतलब ज़्यादा धार दे करके अपने हथियार बनाना प्रारंभ कर दिए। अब बात करते हैं इनके स्थलों की कि इनके जो औजार थे वो किस किस स्थल में पाए गए, एकदम शॉर्ट में, ठीक है। तो ये निम्न पुरापाषाण काल में दक्षिण भारत में हस्त कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिलने वाले स्थल, कौन सा स्थल, हस्त कुल्हाड़ी, और निम्न पुरापाषाण काल की बात हो रही है, और दक्षिण भारत एक स्थान में बात हो रही है। ये तीन चीज़ें निम्न पुरापाषाण काल में दक्षिण भारत में हस्त कुल्हाड़ियों के साक्ष्य कहाँ मिले। तो सबसे पहले क्या था, अतिपरक्कम था, पल्लवरम था, वदमदुरै था, ठीक है। ये मद्रास के आसपास का एरिया है। तो ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि अतिपरक्कम, पल्लवरम, वदमदुरै ये दक्षिण भारत के हैं जहाँ पे निम्न पुरापाषाण कालीन हस्त कुल्हाड़ियाँ प्राप्त हुई हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या है कि भारत में अंग्रेज़
भूगर्भ शास्त्री, जो मतलब एक तरीके से क्या था कि भूगर्भ जो चीज़ सर्च करते हैं ना, कहीं धरती के अंदर कोई चीज़ छुपी हुई है उसको निकालना, उसका अध्ययन करना, ठीक है, उसे भूगर्भ शास्त्री बोलते हैं। तो वो कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे। तो इन्होंने क्या किया था, 1860 में एक हस्त कुठार को पल्लवरम में खोजा था। तो ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है कि 1960 में किस व्यक्ति ने हस्त कुठार पल्लवरम से या दक्षिण भारत से खोजा था? तो उनका नाम था रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कि जो चॉपर या चॉपिंग टूल्स, जिनको भी पढ़ चुके थे हम लोग, ठीक है, तो ये जो थे ये कहाँ से प्राप्त हुए थे? तो स्थल क्या था इनका? इनका था सोहन, जिसको सोअन भी बोलते हैं और सोवन भी बोलते हैं। ये नदी घाटी, मतलब ये नदी थी एक, जिसे हम सोहन भी बोलते हैं, सोअन भी बोलते हैं और सोवन भी बोलते हैं। तो ये एक तो पहली बात तो ये है कि सिंधु नदी की पश्चिमी नदी है जो पाकिस्तान की तरफ पड़ती है ना। सोहन, सोलन, गोमल, ये सब इसी की जो सहायक नदियां हैं। जो सोहन की बात करते सोहन है, तो ये नदी भी आती है, और इसका सीरीज भी आता है कि किस तरीके से मिलती हैं। तो पहले से सोहन मिलती है, फिर सोलन है, फिर गोमल है। तो ये चीज़ें जो है इनकी सहायक नदियाँ इससे मिलती हैं, ठीक है। अब नदियों की तो बात अलग होगी, जब नदी का लेसन लेंगे तो उनके बारे में आपको हम पढ़ा देंगे। अब बात करते हैं मध्य पाषाणकालीन हथियार जो थे, जो स्थल थे वो कहाँ से हैं? तो पहली बात तो महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में नरेशा और चिरकी, ये दो स्थान है महाराष्ट्र में जहाँ मध्यपुरा पाषाण काल के स्थल प्राप्त होते हैं, ठीक है। फिर है पाकिस्तान की बात करें तो लूनी, ठीक है। लूनी क्या है? एक राजस्थानी एरिया है, मतलब रेगिस्तानी एरिया है। तो ये लूनी है पाकिस्तान में जगह, वहाँ पे प्राप्त होते हैं। फिर है सोन रिवर जो है नदी के, वो एक स्थल है जहाँ पे मध्यपुरा पाषाणकालीन चीज़ें मिलती हैं। फिर आपका एडमगढ़ है और भीमबेटका, ये वहाँ भीमबेटका कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है, औरंगाबाद में। तो ये जो स्थल हैं पूरा मध्यपुरा पाषाण काल के, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। और फिर आते हैं उच्च पुरा पाषाण काल के स्थल, ये बिल्कुल शॉर्ट में है, याद हो जाएगा आपको। तो ये क्या है? पूरा उच्च पुरा पाषाण काल के सोन में भी मिले और पुरधा या पुष्कर में मिले। तो पुष्कर कहाँ है बताइए खोज करके, वहाँ पे एक देवता का एकमात्र मंदिर है, वो देवता कौन से हैं, ठीक है। फिर एक करनूल केव्स और रामीघंटा बोलन वैली, ये स्थल हैं जो उच्च पुरा पाषाण काल से संबंधित हैं, ठीक है। फिर है मध्य पाषाणकालीन स्थल। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो बात आती है पहले राजस्थान की। तो राजस्थान में दो जगह हैं, एक बागौर है और एक तिलवारा है, ठीक है। इन दो जगहों पे मध्य पाषाणकालीन चीज़ें प्राप्त होती हैं, ठीक है। कोठारी रिवर एक राजस्थान की नदी है जो भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाणकालीन साक्ष्य स्थल है, ठीक है। कोठारी रिवर के जो आसपास की तलहटी उसकी है, जो वो वहाँ पे है, तो सबसे बड़ा भारत का स्थल है, ठीक है। गुजरात में लंघनाज है, अंखज है और हरिपुर है, ये स्थल हैं मध्य पाषाणकालीन स्थल। अब यूपी की हम बात करें तो यूपी में कौन कौन से हैं? सराय नहर राय है, माधा है, दमदमा है, लिखैया है। तो यहाँ से भी हमें स्थल प्राप्त होते हैं, कौन से? मध्य पाषाणकालीन, ठीक है, चीज़ें प्राप्त होती हैं। अब उसके बाद क्या है कि आदमगढ़ में लगभग 25,000 सूक्ष्म पाषाण पाए गए, ये भी एक लाइन नोट करने वाली है। तमिलनाडु में एक टेरी ग्रुप सैंड ड्रम्स जो हैं, बालू के ढेर, भालों के साक्ष्य ये मिले हैं। भालू के ढेर की बात करें, भालों के साक्ष्य की बात करें तो ये तमिलनाडु से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद है आती है नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल क्या है? नवपाषाण काल में सबसे पहले भारत में मेहरगढ़, ठीक है, जो अब पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान में मिले हैं, जो बोलन नदी के किनारे है। बोलन नदी के किनारे पड़ता है मेहरगढ़, जो अब है पाकिस्तान में। तो वहाँ पे नवपाषाण काल की चीज़ें प्राप्त हुई हैं। अब इसको हम समझ लेते हैं एक तरीके से,
ठीक है, थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको। तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना होगा आपको। देखिए यहाँ पे क्या है कि ये ईसा पूर्व से लेके ईसा पूर्व की बात हो रही है। तो आप जानते हैं कि ईसा, जैसे ये जीरो है तो अगर हम इधर बढ़ेंगे तो पहले आएगा -1, फिर आएगा -2, फिर आएगा -3। ठीक है, तो अगर हमें चलना इधर को है तो हमें पहले -3 से 1 की तरफ चलना पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। देखिए नहीं समझ में आया तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे मान लीजिए +1 +2 +3 करके चलते हैं। अगर हम इधर की पहले की बात हो 0 से तो यहाँ पे क्या होता है, -1 होता है, -2 है, फिर -3 है ना, मतलब माइनस है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमें बात कर रही है माइनस की, मतलब इधर से, तो हमें समय कहाँ से इधर को करना पड़ेगा, पुराने समय से आज के समय में आने के लिए। तो मतलब ये जो माइनस जो ईसा पूर्व है ना, तो ये 0 के बाद वाला ईसा पूर्व लिखते हैं और इधर वाला ईसा लिखते हैं कि ईस्वी लिखते हैं। तो ईसा पूर्व के अगर 3 लिखा हुआ है, 3 ईसा पूर्व, इसका मतलब है कि ये हमारा यहाँ से यहाँ तक का सफ़र है। ठीक है, चलिए तो पहला हमारा क्या है, यहाँ का साक्ष्य जो है ये जो है 7000 ईसा पूर्व की बात हो रही है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, नवपाषाण काल में सबसे पहले मेहरगढ़ की बात हो रही है। तो मेहरगढ़ में अगर 7000 ईसा पूर्व की बात करी जाए तो वहाँ पे बारले मीन्स क्या होता है, चावल प्राप्त हुए थे। फिर जब 6000 ईसा पूर्व की बात हुई थी तो वीट एंड डेट क्या होता है, खजूर होता है, तो गेहूं और खजूर प्राप्त हुए थे। फिर 5000 ईसा पूर्व में यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ था, गोट सिप और कॉटन, ये चीज़ें प्राप्त होने लगी थी। फिर करीब यहाँ से सॉरी यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा मिस्टेक हो गई मुझसे। यहाँ की जो बात है कि 7 ईसा पूर्व से 6 ईसा पूर्व के बीच की बात, तो इसमें क्या था कि कहीं ना कहीं बारले मिले थे मेहरगढ़ में। और जब फिर आगे जब बात होती है तो वो होती है 6 से 5000 ईसा पूर्व। ठीक है, 6 से 5000 ईसा पूर्व में वीट एंड डेट जो गेहूँ है और खजूर है वो प्राप्त हुए थे। और उसके बाद जब बात होती है आगे तो 5 से 4000 ईसा पूर्व के बीच में गोट सीप एंड कॉटन, मतलब कहीं बकरी भेड़ और ये जो कॉटन होता है इसका ये उपयोग करने लगे थे। ठीक है, फिर आगे जब बात होती है तो बात होती है 4000 से 3000 ईसा पूर्व में। तो यहाँ पे क्या था, ये मिट्टी के बर्तन जिसे हम सेरेमिक कह सकते हैं, ये बनाना शुरू हो गए थे 4000 से 3000 ईसा पूर्व के बीच की, ये मेहरगढ़ की बात हो रही है। ठीक है, ये आता भी है एग्ज़ाम में। फिर बात करते हैं 3000 से 2000 ईसा पूर्व की। तो इसमें क्या था कि एक तरीके से यहाँ पे कॉपर ऑब्जेक्ट, मतलब तो तांबे का उपयोग करना शुरू कर दिए थे ये 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व। तो इसीलिए बोला गया चालकोलिथिक या ताम्र युग, इसको आप नोट कर लेना। और यहाँ पे कन्फ्यूज़न है तो आप ये समझिए एक चीज़ कि ये जो समय है ये पुराना समय यहाँ से यहाँ तक हम आगे हैं। अब ये आपका ओल्ड वाला समय है, ये आपका नया समय है। ठीक है, इधर से इधर की तरफ। अब है मेहरगढ़ के अलावा पश्चिमोत्तर स्थल कौन से थे, तो वहाँ पश्चिमोत्तर आपको जो प्राप्त हुए थे वो था किलीगुल, मोहम्मद, राना घुंडई, अंजीरा, मुंडी गाक। ये आपको मेहरगढ़ के अलावा जो पश्चिमोत्तर स्थल हैं ये वो स्थल हैं पश्चिमोत्तर स्थल, मतलब पश्चिम और उत्तर के बीच की दिशा जो आपको कहाँ लेके जाएगी, पाकिस्तान की तरफ। ठीक है, फिर बात करते हैं बोलन नदी घाटी की। तो यहाँ पे बोलन नदी घाटी में कौन से किस प्रकार के स्थल मिले थे, किस बर्तन मिले थे, तो क्या चौपनी माउंड में क्या मिला था, मिट्टी के बर्तन मिले थे। और कोल्डिहवा जो बोलन नदी की घाटी में ही मिलता है, तो उसमें क्या है, चावल। तो कोल्डिहवा में चावल प्राप्त हुए थे। और चौपनी मंड में क्या था, मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए थे जो बोलन नदी घाटी में मतलब हैं, स्थित हैं। अब यहाँ थोड़ा सा नोट्स टिपिकल हैं,
मैंने अलग से लिए हैं। कश्मीर, अब उत्तर क्षेत्र की बात करते हैं तो कश्मीर की घाटी में बुर्जहोम है और कुफ कराल है। तो यहाँ पे खैनी और पशुपालन, मतलब खेती और पशुपालन यहाँ पे होना शुरू हुआ था। ठीक है, बुर्जहोम में और कुफ कराल में। तो एक तरीके से ये था। फिर लोग गड्ढा बनाकर रहते थे जिसे गर्तावास कहते थे। तो ये कहाँ की बात हो रही थी? कश्मीर की बात हो रही है। ठीक है, गर्तावास आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है, जिसे पेट ड्वेलिंग भी बोलते हैं, गड्ढा बना के रहना। बोन टूल्स, पत्थरों के औजार का उपयोग करते थे। पालतू कुत्तों के साथ समाधान उनका होता था। अब पालतू जो कुत्ते होते थे, व्यक्ति के मर जाने के बाद, मृत्यु प्राप्त करने के बाद उनके पालतू कुत्ते के साथ उनका दफना देते थे, समाधान करते थे, जो भी उनका उस समय था। ठीक है, फिर दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश, तो उसमें जो बेलन नदी है, तो उसमें कोल्डिवा है। जो कोल्डिवा में आप देखो यहाँ पे केवल कोल्डिवा लिखा हुआ है। तो कोल्डिवा में अगर हम बात करें तो इसे लौह युग भी के औजार भी मिले हैं, ताम्रपाषाण कालीन भी मिले हैं, नवपाषाण कालीन चरण इसी में आता है। या जो भी चीज़ें यहाँ पे ये लौह युग, ताम्र युग, नवपाषाण काल, ये सारे मिले हैं। और आप जानते हैं कि जो लोहे का आविष्कार था वो कब हुआ था? 1000 ईसा पूर्व में हो गया था। ठीक है, जलीय चावलों के साक्ष्य मिले हैं, जानवरों के पालने का पशुबाड़ा मिला है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ? कोल्डिवा में। ठीक है, मान लीजिए लोहा मिला, तांबा मिला, और जो खेती का था वो साक्ष्य मिल गया, तो चावल भी मिले वहाँ पे, और पशुबाड़ा मिला। ये चीज़ें मिली कहाँ? कोल्डिवा में। अब फिर बात करते हैं चौपनी मांडो की। ये उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। चौपनी मांडो, अब यहाँ पे ये फैमिली बनाना नवपाषाण काल में शुरू कर दिए थे। मध्यपाषाण कालीन भी उच्च साक्ष्य मिले यहाँ पे हैं। अंतिम उच्च पुरापाषाण कालीन चीज़ें भी मिली यहाँ पे हैं। ठीक है, विश्व में मृतभांड के उपयोगी का प्राचीनतम साक्ष्य। अब एक चौपनी मांडो में क्या है कि पूरी दुनिया का अगर सभ्यता की बात करी जाए तो यहाँ जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मृतभांड मिले हैं, ठीक है, तो ये उपयोग करने का प्राचीनतम साक्ष्य है पूरी दुनिया का। ठीक है, चौपनी मांडो। और ये फिर क्या है? महागरा। तो महागरा भी ये उत्तर प्रदेश में पूरा पड़ता है, दक्षिणी पूर्वी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो ये हो गया। फिर है मध्य गंगा घाटी, मतलब ये बिहार की बात हो रही है एक तरीके से। तो ये चिरांद की बात करें तो चिरांद में बांस की झोपड़ियाँ प्राप्त हुई थी। सेनुअर में चना का मतलब साक्ष्य और मूंग की दाल का साक्ष्य प्राप्त हुआ। चेचर में कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें प्राप्त हुई थी। ठीक है, फिर है ताराडीह। तो ताराडीह क्या है? बोध गया के पास में है, जहाँ पे मिट्टी के घर बने थे, मिट्टी के आवास बने थे। ये शॉर्ट में ही एक बार नोट्स आप पढ़ लेंगे तो कोई भी नोट्स पढ़ने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना ज़्यादा किताबों में किसी भी नहीं दिया होगा जो ये नोट्स मैंने आपको बताए हैं। फिर है पूर्वी भारत। पूर्वी भारत की अगर हम बात करें तो पूर्वी भारत में पश्चिम बंगाल में पांडु राजर डीवी में ये जो एक जगह है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा साक्ष्य मिले हैं। फिर है महिष दल है, वहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। फिर है क्या है? वो ओडिशा में कुचाई है और बेंदीपुर है। ये मयूरभंज जिले में पड़ता है, बिहार में। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फिर है पूर्वोत्तर भारत में साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए? तो पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो मेघालय, मणिपुर, असम और मेघालय का जो बॉर्डर है वहाँ की बात हो रही है। ठीक है, तो पिंथौर, लैटिन, नापाचिक, दार्जिलिंग, हांडिंग, ये मतलब उसके अंदर की जगह है, मेघालय के अंदर में। तो ये कुछ जगह हैं, पिंथौर, लैटिन, नापाचिक और दाओजाली, हांडिंग और सारुतारू, ये स्थल हैं जो इस स्टेट में पड़ते हैं। यहाँ से बहुत प्रकार के स्थल प्राप्त होते हैं। अब अगर ज़रूरी ना तो जैसे मान लीजिए कभी आ गया कि मेघालय पिंथौर लेंटीज जो पुरापाषाण कालीन या जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो किस स्टेट में पड़ता है, तो इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो हमारी समस्या नहीं छोड़ना चाहिए। और आगे हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता की। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। और कोई कन्फ्यूजन कहीं पे हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।